जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2021 से 23 की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास की अवधारणा। इसी टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली जो है लाइव क्लास करना चाहते हैं और उसका PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहाँ से कोर्स को आपको बाय करना होगा। तभी आप जो है डेली की लाइव क्लासेस और उसका नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको शनिवार और रविवार 2 दिन ही आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेगी। वहाँ पे 2 वीडियो आपको शनिवार और रविवार को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने एडमिशन लिया है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप हमारे टेक स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप कोर्स को परचेज कीजिए। अगर आप अभी वहाँ से कोर्स को बाय करते हैं तो मात्र आपको 255 रुपये देने होंगे। आपका कोर्स का प्राइस कितना है? 249 है, 249 है, लेकिन आपको कुछ यहाँ पे इंटरनेट चार्जेस देने होंगे, यानी कि 255 रुपये देने होंगे, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है। पूरा आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना है और वहाँ पे सर्च करना है टेक स्टडी। जैसे ही टेक स्टडी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। हम इसको पहले से डाउनलोड कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपका पेज इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, जिससे आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको डाल के OTP डाल के वेरीफाई करना है। अब यहाँ आने के बाद आपको कोर्सेज दिख जाएगा। आप पहली बार आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का कोर्सेज भी दिखेगा, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का यहाँ पे दिखेगा। अगर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ स्टोर पे आना है। सब कुछ आपका स्टोर में ही सेव होगा, तो आपको स्टोर पे आना है। यहाँ पे देख रहे हैं, इस स्टोर में आने के बाद आपको कोर्सेज देखना है। यहाँ पे व्यू ऑल करेंगे तो सारी कोर्सेज आ जाएगी, जितने भी कोर्सेज हमारे चैनल पे चल रही है। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ईयर का आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 21 से 23 सेशन है, इसको क्लिक करना है। अगर सेकंड ईयर का करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट ईयर पे आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप पेमेंट जो है कर पाएंगे। उसके बाद जैसे पेमेंट कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे लाइव क्लासेज का। यहाँ अगर पेमेंट आप नहीं करते हैं तो आपके यहाँ शो नहीं होगा लाइव क्लासेज का। यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन है, जो भी PDF होगी सारी यहाँ पे आपकी कंटेंट में शो करेगी। जब लाइव क्लासेस खत्म हो जाती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डेड होता है। जो वीडियो रिकॉर्डेड होता है यहाँ पे लाइव क्लासेस में होगी। जैसे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे 2 क्लासेस इसका हुआ है। अभी का जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन है, सेकंड आपका टॉपिक है। और फर्स्ट टॉपिक की बात करें, कोर्स की बात करें, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो उसमें हम लोग शैशवावस्था को समाप्त कर चुके हैं। तो उसका भी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लाइव क्लासेस है, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। उसका अगर कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका शो होगा कोर्सेज बाई करने के बाद। कंटेंट है यहाँ पे, जो भी PDF है आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का 5 फाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे सारे PDF जो है पड़ा हुआ है और यहाँ पे वीडियो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो भी क्लासेस अभी हम लोग कर चुके हैं 2021 से 23 का, ठीक है। तो आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का सेकंड कोर्स है, इसका भी यहाँ पे PDF जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 255 रुपये अभी पेमेंट करने होंगे। यहाँ पे आप नए आएंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा 255 रुपये पेमेंट करने के लिए। कैसे ज्वाइन करना है अगर समझ में नहीं आ रही है तो उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जो भी अपकमिंग क्लासेस होगी तो आप यहाँ पे ओवरव्यू में आएंगे और नीचे की ओर आएंगे तो लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे शिक्षा का आवश्यक अंग और शिक्षा का माध्यम, या आज की क्लास है रात 9 बजे होने वाली है, तो इस पर आप आके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके स्क्रीन पर ऐसा शो नहीं कर रहा है, बैक आते हैं। देखिए जब भी आपकी क्लासेस होगी तो यहाँ पे जो भी क्लास की शेड्यूल होगी यहाँ पे शो हो जाएगी, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कोई भी। देखिए शिक्षा का आवश्यक अंग और अवधारणा, मान लेते हैं कि आप 9 बजे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, आपका देरी हो जाता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, स्टोर में आना है। स्टोर में आने के बाद जो आपका कोर्स है कोर्स पे जाना है और यहाँ पे कोर्स पे आने के बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे अपकमिंग क्लासेस है। यहाँ से जैसे हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको उस पर ज्वाइन पर क्लिक करना है और आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो आपका लाइव क्लासेस में रहेगा। तो 255 रुपये आपको पेमेंट करने हैं, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप सेकेंड ईयर के लिए जा रहे हैं तो सेकेंड ईयर के लिए आपको पेमेंट करना है यहाँ पे 205 रुपये। तो आप अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है टेक स्टडी, और वहाँ से जो आपका ग्रुप आएगा उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। वो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी यूनिवर्सिटी से एग्जाम की या फिर फॉर्म फिलअप की, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वृद्धि क्या है।
देखिए वृद्धि का अर्थ शरीर में होने वाले वृद्धि से है। अब शरीर में होने वाले वृद्धि से कैसे, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके शरीर का अंग जो है वैसे वैसे बड़े होते हैं। जब बच्चा छोटा रहता है, जैसे जैसे बच्चा होता है बड़ा होता है, तो उसके शरीर का जो अंग होता है वो बड़ा होने लगता है। आप उसके हाथ को ले, आप उसके पैर को ले, आप उसके नाखून को ले, आप उसके बाल को देखेंगे, तो बच्चा जब छोटा रहता है तब वहां पे कोई भी ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगता है बच्चा, उसके शरीर में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पे वही बातें दर्शाई गई है कि वृद्धि का अर्थ जो है शरीर में होने वाले वृद्धि से है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग जो है बढ़ते जाते हैं। साधारण भाषा में बात करें तो वृद्धि का अर्थ क्या है, बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों की कार्य करने की क्षमता से क्या है कि बच्चे का शरीर का जो अंग होता है वह किस तरह से कार्य करता है, कैसे कैसे बढ़ते हैं, इसी से लिया गया है वृद्धि का अर्थ। ठीक है, तो आप सिंपल सी भाषा में यहाँ पे समझ गए होंगे कि वृद्धि का अर्थ क्या है। वृद्धि का अर्थ जो है शरीर में होने वाले परिवर्तन से है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके शरीर में चेंजिंग भी वैसे ही होती है, ग्रोथ भी वैसे ही होती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें जो डेवलपमेंट होती है उसी के थ्रू होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप का व्यवहार जो है किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। अब देखिए उसका व्यवहार भी होता है, जैसे छोटा रहता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो क्या होता है, उसके व्यवहार में भी, उसके बिहेवियर में भी वहां पे चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गया कि वृद्धि क्या है। तो वृद्धि का अर्थ मैं फिर से बता देता हूँ कि शरीर में होने वाले वृद्धि से है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर का अंग क्या है, बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे आप नाखून को देखेंगे, आप उसके हाथ पैर को देखेंगे। ठीक है, तो यही आपका वृद्धि हो जाएगा। इसकी डिफिनेशन जो है बहुत साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया है। तो अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन कौन से वैज्ञानिक किस तरह से यहाँ पे डिफिनेशन दिया है। परिभाषा की बात करें अगर फ्रैंक के अनुसार, तो फ्रैंक ने यहाँ पे बताया है कि शरीर एवं व्यवहार के, ठीक है, इन्होंने क्या बताया है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर शरीर और व्यवहार के, यानी कि बच्चे के शरीर में भी चेंजिंग हो रहा है, जैसे कि लंबाई का बढ़ना, ठीक है, लंबाई भी बढ़ रहा है, मोटाई का बढ़ना, यानी शरीर में चेंजिंग क्या होती है, लंबाई भी होती है, मोटाई भी होती है। इंसान देखते हैं कि पहले पतला होता है फिर उसके बाद मोटा होता है, और उसके व्यवहार में भी चेंजिंग होती है। यानी कि बच्चे जब छोटे होते हैं उस समय उसका व्यवहार अलग होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो क्या होते हैं, उसके बिहेवियर में भी चेंजिंग आती है, उसके बाद व्यवहार में भी चेंजिंग आती है। तो इसी को कहा गया है, ठीक है, वृद्धि। यानी कि फ्रैंक ने यहाँ पे परिभाषा दिया है कि शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगी, इसका पीडीएफ भी मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सर सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप भूल जाइए। ठीक है, पीडीएफ आप ऐसे ले लेंगे जो इसमें पॉइंट होगी आप देख पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। पीडीएफ लेने से आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ पे क्लासेस करने के लिए करनी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा, उसके बाद आपको पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्या परिभाषा दिया है फ्रैंक ने, एक बार फिर से बता देता हूँ। शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। इसी चीज को यहाँ पे क्या कहा है, परिभाषा दिया है सोरेनसन ने। सोरेनसन ने यहाँ पे परिभाषा क्या दिया है, आप देखिए, शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। इन्होंने कहा है कि जो शरीर है और उसके अंग है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, उसके भार, उसमें वृद्धि होती है। जैसे मोटापा है आपका बढ़ रहा है, ठीक है, वेट है आपका, वेट अभी 50 केजी है, लेकिन कुछ दिन बाद आपका वेट जो है बढ़ के 60 केजी हो गया। तो वही बात इन्होंने कहा है कि शरीर और उसके अंगों में भार और आकार में, उसके शेप में भी, बच्चे में देखते हैं कि बच्चे का जो फेस होता है किस तरह से रहता है, बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका सब्जेक्ट यहाँ पे, उसका शेप भी जो है चेंजिंग होने लगता है, उसका फेस भी जो है बदलने लगता है। तो वही कहा है यहाँ पे सोरेनसन ने कि शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में जो होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। और सबसे अहम बात है यहाँ पे कि वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है। ठीक है, जैसे हम देख पा रहे हैं ना कि हमारी वेट जो है पहले 50 केजी थी, अब हमारी वेट जो है 60 केजी हो गई थी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको नाप रहे हैं ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं उसको, और उसको तौल भी सकते हैं। पहले 50 केजी थे, अब यहाँ पे बढ़ गए हैं। लंबाई को भी माप सकते हैं, अभी आपकी लंबाई 5 फीट है, ठीक है, कुछ दिन बाद आपकी लंबाई जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ती है यहाँ पे किशोरावस्था तक जो है बच्चे की लंबाई जो है बढ़ती रहती है। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए ना, एग्जांपल लीजिए, जैसे हड्डियों के आकार में, हड्डी के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। परंतु हड्डी जो होता क्या है, कड़ा हो जाने के कारण, अगर हड्डी जो है कड़ा हो जाएगा तो उसके स्वरूप में जो उसका आकार होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो हड्डी का आकार होता है उसमें वृद्धि होती है। अब देखते हैं हड्डी जो है, अब देखते नहीं कि कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि हड्डी जो है बढ़ गया है, लेकिन कई बार हड्डी जो है कड़ा हो जाने के कारण क्या होता है, उसका स्वरूप, जो उसका आकार होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है।
तो यही कहा है सोरेनसन ने कि शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ गए? अगर कोई परेशानी हो तो आप बताते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया हुआ है, अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो आपको डिफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, यहाँ पे अपने लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको एग्जाम में ऐसे ही परिभाषा को यहाँ पे दर्शाना होगा जो फ्रैंक ने कहा है और यहाँ पे सोरेनसन ने कहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं विकास का। ठीक है, आपने वृद्धि तो देख लिया, वृद्धि तो आप समझ गए कि वृद्धि के बारे में आपको तो मैंने यहाँ समझा दिया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर का अंग बढ़ते लगते हैं। जैसे नाखून हो गया, हाथ पैर की लंबाई हो गया, वेट का बढ़ना, ठीक है, यहाँ पे कद का बढ़ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब विकास क्या होता है, अब विकास के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य अवयव में जन्म से मृत्यु तक कुछ निश्चित प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। अब देखिए, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ वह है जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक बच्चा मरता है, बूढ़ा होकर मरता है, तब तक उसके जीवन में जो भी परिवर्तन परिवर्तन होते रहते हैं या किसके अंतर्गत आते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वहां पे परिवर्तन होती रहती है। जैसे कि आपने देखा वृद्धि में क्या देखा, वृद्धि में क्या होता है कि अगर बच्चा है तो उसकी लंबाई जो है ग्रोथ होगी तो 18 साल तक ही होती है, 18 साल या 19 साल के आसपास तक होती है, उसके बाद जाके रुक जाती है। लेकिन विकास में ऐसा नहीं होता। विकास में क्या होता है, यहाँ पे जो भी विकास होती है वह निश्चित चल जाती है, कंटिन्यू चलती है। यहाँ पे कंटिन्यू चलती है आपकी विकास, और यह जो है मृत्यु तक चलती है। हाँ, भले ही बीच में कहीं धीमी पड़ जाती है आपकी विकास जो है, कहीं धीमी पड़ जाती है, लेकिन यह क्या होती है? कंटिन्यू जो है चलती जाती है। ठीक है, विकास जो है कंटिन्यू चलती जाती है। आप इसी को दूसरे शब्दों में भी दे सकते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है। मैंने यहाँ पे दर्शा भी दिया है बहुत अच्छे के साथ कि विकास क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तथा जिसमें गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि परिमाणात्मक क्या होता है, गुणात्मक क्या होता है। तो यहाँ पे समझ गया कि विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक इसमें जो है परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, भले ही यहाँ पे थोड़ी सी कम हो या ज्यादा हो, लेकिन परिवर्तन जो है इसमें होते रहते हैं। अब देखिए, गुणात्मक क्या होते हैं, पहले आप गुणात्मक चीजों को समझ लीजिए। जैसे गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे बच्चों की उम्र जो है बढ़ने पर भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन, इसी को कहते हैं गुणात्मक। जब बच्चे छोटे होते हैं, अब जब उसकी उम्र जो है बढ़ने लगती है, धीरे धीरे वह लैंग्वेज को सीखने लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणात्मक कहते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या कहते हैं? इसको गुणात्मक कहते हैं। आपस में बातचीत ना करें। चलिए, यहाँ पे क्या कहते हैं? जब शिशुओं की उम्र बढ़ने पर भाषा को जो सीखने की क्षमता होती है ना, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? गुणात्मक कहते हैं। यही पॉइंट मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि सिर्फ आप पीडीएफ लेंगे तो ये चीजें आप यहाँ पे सही से नहीं समझ। परिमाणात्मक क्या होता है? जैसे परिमाणात्मक में होता है शरीर का बढ़ना, जो शरीर का कद होता है यानी कि लंबाई बढ़ना। ठीक है, वजन बढ़ना, मैंने बताया क्या? वेट बढ़ना, जो बनावट होती है आपकी फेस की, उसमें जो है यहाँ पे चेंजिंग होना, ये सभी क्या होता है? परिमाणात्मक होता है। ठीक है, देख लिया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ गुणात्मक क्या हुआ। गुणात्मक फिर से बताता हूँ। जैसे बच्चे की उम्र जो है बढ़ने पर जो भाषा जो सीखता है ना बच्चा जो है वहाँ पे क्या करता है? भाषा को सीखने लगता है, उसकी क्षमता जो बढ़ जाती है वहाँ पे, और क्षमता जो उसमें परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको गुणात्मक परिवर्तन बोलते हैं। और परिणात्मक क्या होता है? शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट बढ़ना, ये सभी क्या होते हैं? एक परिमाणात्मक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा इसका जो दिया गया है विकास के बारे में, जो परिभाषा दिए हैं हॉरलॉक ने, वो क्या दिए हैं आप देख लीजिए। इन्होंने बताया है कि विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो नियमित एवं क्रमिक रूप से होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफिनेशन है, हॉरलॉक ने दिया है यहाँ पे डिफिनेशन कि विकास का तात्पर्य क्या है? ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो नियमित एवं क्रमिक रूप से होते हैं, यानी कि जो नियमित रेगुलर होते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यू होते रहते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे विकास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है कि विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो नियमित एवं क्रमिक रूप से होते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, अगर आप आगे जाएंगे सीईटी के लिए जाएंगे आप वहां पे, तो यहीं से आपका क्वेश्चन अराइव होता है। यहीं पे जाएंगे तो वहां से आपको पूछेगा कि विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है, इसका सिद्धांत किसने दिया है, इस परिभाषा को किसने बताया है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन रहेगा हॉरलॉक का। ठीक है, किसने? हॉरलॉक ने। तो ऐसे वैज्ञानिक है जिनके डिफिनेशन को आपको यहाँ पे याद करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न, एक एक प्रश्न का आंसर आपको 5-6 पेजेज में देनी होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ तक तो समझ गए, वृद्धि समझ गए, विकास समझ गए। चलिए एक बात आप यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताइए, वृद्धि और विकास तो समझ गए।
चलिए, अगर नहीं समझ में आएगी तो आप बताएंगे। वृद्धि और विकास समझ गए, क्योंकि आगे भी और बहुत सारी हम लोग को पॉइंट यहाँ पे पढ़नी है। तो एक बार यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि वृद्धि आप लोग ने यहाँ पे समझ लिया और यहाँ पे साथ ही आपने विकास को समझ लिया, या नहीं समझ में आए ये भी आप यहाँ पे बता दीजिए। चलिए, वृद्धि समझ में आया कि नहीं? वृद्धि का अर्थ मैंने बताया है कि शरीर में होने वाले वृद्धि से है। जैसे कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर का अंग क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसी के बारे में किसने कहा था? फ्रैंक ने कहा था कि शरीर एवं व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। ठीक है, वृद्धि कहलाता है। और यहाँ पे सोरेनसन ने बताया था कि शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अब देखिए, वृद्धि को हम लोग नाप तोल सकते हैं, जबकि विकास को नाप तोल नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे वृद्धि को हम लोग नाप तोल सकते हैं, लेकिन विकास को क्या कर सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। अब देखेंगे ना, आपके जो मस्तिष्क होता है, हम लोग क्या कहते हैं? विकास क्या कहते हैं? कि किसी का खराब हो जाता है, देखते हैं कि पागलपन की तरह हो जाता है। ठीक है, पागल की तरह हो जाता है। और साथ ही देखते हैं कि कोई कहते हैं कि बच्चा जो है जीनियस है, इसका जो आईक्यू लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते इतना बढ़ गया। ऐसे थोड़ी कहेंगे इतना केजी बढ़ गया, लेकिन वेट क्या करेंगे हम लोग? वेट को कहेंगे कि चलिए 5 केजी वेट बढ़ गया, 10 केजी बढ़ गया। ये तो हम बोलेंगे ना कि 5 केजी वेट बढ़ गया हमारा, 10 केजी वेट गया, हमारी लंबाई 1 इंच बढ़ गई। ठीक है, ये चीजें तो हम बोलते हैं, तो ये वृद्धि में होता है, लेकिन विकास में जो होता है उसको हम लोग फील करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, आप इस चीज को देखिए। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे कि वृद्धि और विकास में जो है निम्नलिखित अंतर है। अब देखिए, वृद्धि के बारे में और विकास के बारे में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 2 पार्ट में हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए चलिए, अब देखिए यहाँ पे वृद्धि को क्या करेंगे? वृद्धि को हम माप सकते हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट आप दे सकते हैं कि वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। मैंने बताया है कि लंबाई हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे वेट हो गया, वजन हो गया, तो इसको हम लोग माप सकते हैं। लेकिन जबकि यहाँ पे विकास को क्या कर सकते हैं? हम लोग माप नहीं कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, लेकिन यह कठिन है, इसको मापना क्या है? कठिन है। तो यही मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, परंतु विकास को मापना कठिन है। चलिए ठीक है, अगली बार से आपको यहाँ पे अच्छे से दिखेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे, ठीक है, आपको जूम करके अभी नहीं दिखाया। चलिए अगला है कि वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाहर दोनों रूप से होती है। देखिए, वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें आप दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं कि वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। अंदर भी होता है, शरीर के अंदर भी वृद्धि होती है और बाहर भी वृद्धि होती है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया होती है केवल आंतरिक रूप से होता है। आपने देखा कि केवल आंतरिक होता है, जैसे कि अगर माइंड में भी कोई एथी होती है, आप उसमें डेवलपमेंट होती है, तो वह केवल आंतरिक होती है। लेकिन वृद्धि में क्या होती है? यह वृद्धि में क्या होती है, यहाँ पे देखेंगे, आंतरिक और बाह्य यानी दोनों रूप से होता है। ठीक है, तो यह दोनों पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे तीसरा पॉइंट कि वृद्धि शब्द क्या होता है? परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया जाता है। वृद्धि शब्द को किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो वृद्धि शब्द को परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयोग करते हैं। और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिया है, जब बालक की उम्र जो है बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्या होती है? उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था परिमाणात्मक का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे लिया गया है, कहा गया है कि वृद्धि शब्द जो है परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? परिमाणात्मक। जैसे जैसे बालक की लंबाई बढ़ती है यानी उम्र बढ़ती है, तो उसके साथ ही उसकी क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई उसकी बढ़ती जाती है। क्लियर है दोस्त? चलिए, लेकिन विकास में क्या होता है? विकास शब्द का प्रयोग क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन के लिए करते हैं। जैसे एक बालक में कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, देखिए विकास के लिए करते हैं ना, नहीं कहते हैं कि बालक में जो है इतनी अच्छी विकास हो गई, बालक जो है आजकल स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, बोलते हैं कि उसका आईक्यू लेवल बढ़ गया है, ये चीजें बोलते हैं ना। तो विकास शब्द का प्रयोग हम लोग गुणात्मक में करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसका? वृद्धि का प्रयोग हम लोग परिमाणात्मक में करते हैं। यहाँ पे परिमाणात्मक और यहाँ पे गुणात्मक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, परिमाणात्मक में हो जाएगा बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, लेकिन विकास में होता क्या है? जब बालक की यहाँ पे क्या होती है? कार्य और कुशलता, कार्य क्षमता यहाँ पे दर्शाती है। ठीक है, यह गुणात्मक में आता है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। अगला पॉइंट है कि वृद्धि जो है विकास का एक छोटा सा रूप है। आपने देखा कि वृद्धि क्या है? कहीं ना कहीं विकास का ही तो एक छोटा रूप है। आप वृद्धि में देख रहे हैं कि दोनों में हो रहा है, आंतरिक और बाह्य दोनों में हो रहा है। तो यहीं पे दर्शाया गया कि वृद्धि क्या है? विकास का एक छोटा सा रूप है, एक छोटा सा ही उसका पहलू है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 18 साल के बाद जो किशोरावस्था होता है, धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पे वृद्धि जो होना है कम हो जाती है, यानी कि शरीर की जो लंबाई होती है वह रुक जाती है। अब देखते नहीं, कहते हैं कि अब क्या बढ़ेगा, देखते हैं ना। तो यहाँ पे वही चीजें दर्शाई गई है। तो यह एक छोटा सा उसका पहलू है, एक छोटा सा चरण है। वृद्धि क्या है? विकास का जो डेवलपमेंट का क्या है? ग्रोथ जो है एक छोटा सा चरण है। अब विकास शब्द क्या है? एक विस्तृत शब्द है, यानी बड़ा शब्द है। यानी कि वृद्धि
विकास का ही भाग है। क्या है? वृद्धि क्या है? विकास का ही भाग है, यानी विकास से ही निकला हुआ वृद्धि है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को समान रूप से अपने जीवन में देखा जा सकता है। देखिए, वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम अपने जीवन में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अगर हमारी लंबाई बढ़ रही है, आप सामने वाली की लंबाई अगर बढ़ रही है तो आप नहीं देख पाएंगे। बच्चा है तो धीरे धीरे सियाना हो रहा है, उसके बाल बढ़ रहे हैं, उसके नाखून बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके हाथ बढ़ रहे हैं, उसके पैर बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? वृद्धि में होने वाले परिवर्तन को हम लोग समान रूप से जीवन में अपने देख सकते हैं, लेकिन विकास में होने वाले परिवर्तनों को हम लोग समान रूप से अपने जीवन में नहीं देख सकते हैं। आपकी सारी कमेंट का रिप्लाई मैं लास्ट में दूंगा। अभी आप लोग पढ़ाई कीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा 5 से 10 मिनट, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा जो भी प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को हम लोग समान रूप से जीवन में देख सकते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तनों को हम लोग समान रूप से जीवन में नहीं देख सकते। क्लियर है? चलिए, तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, वृद्धि के आधार पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। देखिए, वृद्धि जो है आपका ग्रोथ जो है, इसके आधार पर क्या करेंगे? किसी बच्चे की भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। आप देखते हैं ना कि कोई कह देता है यहाँ पे भविष्यवाणी कर देता है कि लड़का है या लड़की, भविष्यवाणी होता है या किस में होता है? विकास में होता है, या विकास में समय होता है। विकास में क्या होता है? देखिए, विकास में होता क्या है, बच्चे जो होते हैं ना, उसके सारे पक्ष जो है हमारे सामने होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे के जो सारे पक्ष जो होते हैं क्या होते हैं? हमारे सामने होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं वहां पे कि बच्चे की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वृद्धि के आधार पर बच्चे की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि विकास के आधार पर आप यहाँ पे उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वृद्धि की आयु जो है निश्चित होती है। वृद्धि की आयु क्या होती है? निश्चित होती है। कि किशोरावस्था के बाद आप देखते हैं कि बच्चे की लंबाई भी नहीं बढ़ पाती है, तो यही कहा गया है, निश्चित होती है कि इस उम्र तक आते आते इसमें जो है ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे वृद्धि की आयु क्या होती है? निश्चित होती है, एक निश्चित समयावधि यानी किशोरावस्था के बाद आकर रुक जाती है। ठीक है, लंबाई भी देखते हैं, आप आसपास में सुनते होंगे कि कहता है कि ये बच्चा अब क्या बढ़ेगा, अब तो या 18 साल हो गया, या 19 साल हो गया, 20 साल हो गया, किशोरावस्था का जो टाइम होता है। तो यहाँ पे देख लिया पॉइंट कि वृद्धि की आयु क्या होती है? निश्चित होती है, एक निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, लेकिन विकास की आयु क्या होती है? यह निश्चित नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि विकास क्या है? कंटिन्यू चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, यानी विकास की आयु जो है निश्चित बिल्कुल नहीं होती है। उसका यह फिक्स नहीं है कि इतना ही समय तक विकास चलेगा, लेकिन वृद्धि का फिक्स है, एक निश्चित यहाँ पे होती है डेडलाइन। लेकिन यहाँ पे विकास का नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से लेकर क्या है? मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट देख लिए, क्या वृद्धि के बारे में समझ गए, विकास के बारे में समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब आगे इसके सिद्धांत को देखेंगे। वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है उसी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे और आगे इस पर चर्चा करेंगे, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको पढ़ने होंगे, जैसे निरंतर विकास का सिद्धांत। इसके थ्रू कौन कौन से सिद्धांत आपको पढ़ना होगा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी अभी ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे 10 सेकेंड का थोड़ा सा ले लेता हूँ, क्योंकि इतनी बहुत दिनों से आदत यहाँ पे लाइव आने की, ठीक है, छूट चुकी है। चलिए चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे वृद्धि और विकास के सिद्धांत। इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट जो है पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? तो आज ही पढ़ लेना। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन तो आज हम लोग कम से कम क्लियर कर लेते हैं। हर संडे को आपकी अभी क्लासेस रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें आता है, जब वृद्धि और विकास के अंतर आप आएंगे, इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो पहला सिद्धांत हमको पढ़ना है क्या? कि निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर क्या होता है? लगातार, यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत। और एग्जाम में आपको ऐसे पॉइंट ही लिखने होंगे, और ये जो पॉइंट आप लिखेंगे तो हाईलाइट करके लिखेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है आप, ठीक है, यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा आपको पॉइंट तो लिखना होगा। अब इस पॉइंट को मैं एक एक करके समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत क्या है? देखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत कहने का मतलब यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो बच्चे की जन्म से लेकर क्या होती है? मृत्यु तक चलती रहती है, परंतु इसकी गति जो है एक समान नहीं होती है। ठीक है, कभी यह धीमी होती है, कभी ज्यादा होती है। जैसे आप देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब 3 साल का होता है, जब बच्चा जो है 3 वर्षों का होता है, तो आप देखते हैं कि उसके शरीर में जो है अचानक वृद्धि होने लगती है। ठीक है, उसमें क्या होती है? विकास होने लगती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? बहुत तेजी से विकास होता है। लेकिन 3 वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद क्या होता है? उसमें अचानक जो है धीमी पड़ जाती है, जो उसकी ग्रोथ होती है। अचानक से जो बच्चा बढ़ने लगता है, फिर क्या होता है? वह धीरे धीरे मतलब बढ़ता है। लेकिन क्या होता है? कंटिन्यू चलता है। क्या होता है? लेकिन विकास हो रहा है, चल रहा है, लेकिन उसमें कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कभी धीमी होती है तो कभी कम कर होती है। तो यही यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती है, परंतु इसकी गति जो है एक समान नहीं होती है, कभी तेज होती है तो कभी धीमी होती है।
एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 वर्षों में बालकों के विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और इसके बाद क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। इसी प्रकार से शरीर में कुछ भागों का विकास जो है तेज गति से होता है और कुछ का विकास क्या होता है, धीमी गति से होता है। अब देखेंगे कि जैसे देखिए, इसमें मैंने समझाने का मेन मकसद यहाँ पे समझ लीजिए, यानी कि कहना कि जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसके शरीर में तेजी से विकास होता है और उसके बाद धीमा पड़ जाता है। उसी तरीके से शरीर में क्या होता है, उसके शरीर में भी उसी तरह से विकास होता है, कभी तेजी से होता है तो कभी यहाँ पे धीमी होती है, लेकिन विकास जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, आप सभी बात कर रहे हैं, जो लोग बात करेंगे मैं उनको ब्लॉक करूंगा। चलिए, यह क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो आप यहाँ पे समझ गए, पहला क्या था, पहला पॉइंट आपने समझ गया कि निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि यह एक निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली, जो बच्चे के जन्म से लेकर, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर या उसके मृत्यु तक चलती है। परंतु इसकी गति क्या होती है, एक समान नहीं होती है, कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया दिया कि 3 वर्ष के बालक के विकास की जो प्रक्रिया होती है बहुत तेजी से होता है। जब बच्चा 3 साल का होता है तो क्या होता है, उसके शरीर में बहुत तेजी से विकास होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीमी पड़ जाती है। लेकिन विकास रुकता नहीं है, धीमी तो हो जाती है विकास, लेकिन रुकता नहीं है, धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है, और उसी प्रकार से शरीर में भी होता है विकास, जो है कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है, लेकिन विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलती है। लेकिन वृद्धि क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक निश्चित समय के लिए होती है। ठीक है दोस्त, अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, यानी अलग अलग जो इसकी गति होती है उसका सिद्धांत है। देखिए, इस प्रक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया में क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। जो अब दो अलग अलग व्यक्तियों को देखेंगे ना, उसके क्या होता है, उसके विकास की गति अलग अलग होगी। अब दो बच्चे को आप खड़ा करेंगे अपने पास में, तो दोनों में जो विकास होगा ना उसमें अलग अलग होगा, दोनों में एक जैसा नहीं होगा। इसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है, यानी कि विकास की जो विभिन्न गति का सिद्धांत है, इसमें यही कहा गया है कि जो दो बच्चे होंगे ना वे कभी एक दूसरे के समरूप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इस प्रक्रिया में अलग अलग व्यक्तियों के विकास की गति क्या होती है, उसमें भिन्नता होती है, और यह भिन्नता जो होती है विकास के संपूर्ण कार्य के लिए वैसी ही बनी रहती है। देखिए, आप एग्जांपल लीजिए तभी समझेंगे। जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है, आप देखते हैं ना कि बच्चा जब जन्म होता है, व्यक्ति जो भी होता है जन्म के समय जब लंबा होता है तो वह आगे चल के क्या होता है, लंबा ही होता है, बड़ा होने पर भी। लेकिन जो बच्चा जन्म के समय छोटा होता है तो वह क्या होता है, आगे चल के भी क्या होता है, छोटा ही रहता है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे दर्शाई गई है कि दो अलग अलग व्यक्तियों को आप देखेंगे तो उसके विकास की गति जो होती है एक समान कभी नहीं होगी, दोनों में विकास क्या होगा, एक समान नहीं होगा। ठीक है, दोनों का विकास अलग अलग होगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलिए। चलिए, जो लोग यहाँ पे एक फालतू कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं यहाँ पे फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया करके आप फालतू कमेंट ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आपको जाना है तो कहिए, मैं यहाँ से आपको ब्लॉक कर देता हूँ। अगर एक बार फिर से मैं यहाँ पे ब्लॉक कर दूंगा फिर मैं आपको यहाँ पे ओपन नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है, मैं क्लासेस बंद कर दूंगा। ठीक है, आप लोग के डिमांड पे यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लासेस लेके आया हूँ। अब अगर आपको अच्छी नहीं लग रही होगी तो मैं यहाँ पे बस बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी, क्योंकि मैं टाइम निकाल के संडे को आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। लेकिन आप सभी इसके बावजूद भी आपस में यहाँ पे बातें करेंगे तो लाइव मेरा आने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, मैं लाइव क्लासेस नहीं लूंगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें ही समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है इसमें। चलिए, तो विकास की विभिन्न जो गति का सिद्धांत है आपने समझ लिया कि इस प्रक्रिया में क्या होती है, अलग अलग व्यक्तियों की विकास की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई भी दो व्यक्ति का विकास यहाँ पे एक समान नहीं हो सकता है, और यह कार्य जो है पूरे समय के लिए बनी होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि दो व्यक्ति को आप ले लीजिए, जो व्यक्ति जन्म से के समय लंबा है वह बाद में लंबा ही होगा, और जो जन्म के समय छोटा है वह बाद में क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, चलिए, 2 नंबर पॉइंट आप समझ गए। अब तीसरे नंबर पॉइंट को देखते हैं, अगला है कि एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए, एकीकरण सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बच्चे के संपूर्ण अंग का विकास होता है। ठीक है, जब बच्चा होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका जो संपूर्ण अंग, पूरा अंग जो होता है उसका विकास होता है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद उसके विभिन्न भागों का विकास होता है। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान रखिएगा, उसका जो अंग होता है, अंगों का विकास होता है। ठीक है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, उसका विकास होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके विभिन्न भागों का, बाकी उसके बाद जो भाग होते हैं उसका विकास होता है, और अंत में क्या होता है, उसमें क्या होता है, समन्वय हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, समन्वय हो जाता है। यानी कहने का मतलब, जब बच्चा शुरू में पैदा होता है तो शुरू में क्या करता है, हाथों को हिलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, उसको अपने उंगलियों को हिलाता है।
ठीक है। और अंत में क्या करता है, दोनों को हिलाता है, यानी कि समन्वय हो जाता है, उंगलियों को एक साथ हिला देता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय क्या करता है, सबसे पहले अपना हाथ हिलाना शुरू करता है। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, उंगलियों को हिलाता है, पहले हाथ हिलाना शुरू करता है, उसके बाद उंगलियों को हिलाना शुरू करता है, उसके बाद क्या करता है, एक साथ दोनों हाथ पर हिलाना शुरू कर देता है, यानी कि उसमें क्या होता है, समन्वय हो जाता है, यानी कि वह एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे में समन्वय हो जाता है, हाथ और क्या है यहाँ पे उंगलियों में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत किसको बोलते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि सबसे पहले बच्चे के संपूर्ण अंग का विकास होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके विभिन्न भागों का विकास होता है, और अंत में उसमें समन्वय हो जाता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हाथ को हिलाना शुरू करता है, उसके बाद अपने उंगलियों को हिलाता है, और कुछ दिनों बाद हाथ और उंगलियों दोनों को हिलाना शुरू करता है, यानी कि जब हाथ और उंगलियों में समन्वय हो जाता है एक दूसरे से, तो इसी को हम लोग एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। चलिए, एकीकरण का सिद्धांत समझ में आया, जल्दी से कमेंट कीजिए, तब तक थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने पर प्यास तो लगती है। चलिए एक बार थोड़ा सा आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, एकीकरण का सिद्धांत समझ में आया। चलिए, अगर कोई भी यहाँ पे अगर परेशानी होगी, अगर समझ में नहीं आएगी तो आप बोल दीजिएगा। लाइव आने का मकसद यही होता है कि आपकी प्रॉब्लम को भी समझे। चलिए, एकीकरण का सिद्धांत तो समझ गए, चलिए कोई बात नहीं है, मुझे जवाब मिल गया। चलिए, एकीकरण का सिद्धांत समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं कि समान से विशिष्ट कोण, यानी समान से कहने का मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है, चलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद के समय से लेके उसके आगे की जो वर्ष होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब समान से लेके विशिष्ट की ओर। अब देखिए यह सिद्धांत कैसा है, यानी कि बच्चा जन्म के समय क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करता है, रोता है ना, तो रोना जानता है। लेकिन अब देखते हैं जब बच्चा सबसे, अब देखिए एग्जाम्पल लीजिएगा अपने डेली लाइफ से, तभी समझ में आएगा। यानी कि समान से विशिष्ट की ओर जाना है तो आप एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है, रोना सीखता है। इसको अपने लैंग्वेज में बताइए। उसके बाद क्या होता है, 3 माह के बाद क्या होता है, जब 3 महीने का बच्चा होता है तो गले से उसकी एक आवाज निकलने आती है। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार की आवाजें जो है, विशेष प्रकार की आवाज निकालने लगता है बच्चा जन्म के 3 महीने बाद। उसके बाद 6 महीने के बाद क्या होता है, वो आनंद ध्वनि निकालने लगता है, यानी कि अब वहां पे वह बोलने लगता है, कुछ आवाजें निकालने लगता है, कुछ आनंदमय तरीके की। ठीक है, जैसे ही बच्चा जो होता है अपने 7 वर्ष का होता है तो अपने माता पिता के लिए क्या करता है, कहता है ना दादा बाबा, बा दा शब्द का प्रयोग करता है, तो उसके बाद बा दा शब्द का प्रयोग अपने माता पिता के लिए करने लगता है। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट रूप से किसी चीज को पकड़ना सीख जाता है। आप खिलौना देते हैं तो उसको भी पकड़ना सीख जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, समान से विशिष्ट की ओर जाने का सिद्धांत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, समान से विशिष्ट की ओर जाने का सिद्धांत आप समझ गए। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वह रोना सीखता है, रोना जानता है। लेकिन जब बच्चा 3 महीने का होता है तो उसके गले से एक विशेष प्रकार की आवाजें निकलती है। ठीक है, जब 6 माह का होता है तो वह आनंद की ध्वनि करने लगता है, और 7 माह का होते होते अपने माता पिता के लिए बादा आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है। उसके बाद क्या करते हैं, अब विशिष्ट प्रकार के चीज को पकड़ने लगता है। अब कोई भी आप उसको खिलौना ही देते हैं तो आप उसको वह पकड़ने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं समान से विशिष्ट की ओर जाने का सिद्धांत। चलिए यहाँ तक क्लियर है, समान से विशिष्ट की ओर जाने का सिद्धांत तो आपने समझ गया। चलिए चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लिए पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा। पहला पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि पहला पॉइंट क्या था। पहला पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहला था निरंतर विकास का सिद्धांत, हम लोगों ने पढ़ लिया। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत पढ़ लिया, एकीकरण का सिद्धांत पढ़ लिया, और समान से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत पढ़ लिया। अब आगे और भी जो पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला है कि विकास दिशा का सिद्धांत। ठीक है, अगला पॉइंट है विकास दिशा का सिद्धांत। चलिए, अगला है विकास दिशा का सिद्धांत, यानी कि विकास की प्रक्रिया में बच्चे का विकास, देखिए यह प्रक्रिया ऐसी है जिसमें उल्टा होता है। अभी हम लोगों ने जहाँ पे प्रक्रिया पढ़ी है उसमें सीधा हो रहा था, लेकिन विकास जो दिशा, आप ध्यान रखें, विकास दिशा का सिद्धांत क्या होता है, इसमें उल्टा विकास होता है बच्चे का। यानी कि जो बच्चे की विकास होती है वो सिर से होती है, माथे से होती है, माथे से लेकर पैर तक होती है। ठीक है, विकास दिशा के सिद्धांत में क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि जो बच्चे की दिशा होती है, बच्चे की जो विकास होती है वह पैर से सिर तक ना होके उल्टा होती है, सिर से पैर तक होती है। यानी कि आप समझिए क्या होता है कि बालक जब जन्म के समय क्या होता है, प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठाता है। यानी कि देखिए यह विकास कैसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यानी कि सिर से लेके पैर तक, तो बच्चा जन्म लेता है तो प्रथम सप्ताह में क्या करता है, पहले सप्ताह में सिर को उठाता है, उठा पाता है, अपने माथे को उठा पाता है। उसके बाद 3 महीने में क्या करता है, वो अपने आंखों की गति को नियंत्रित कर लेता है। जब 3 महीने का होता है तो जो उसकी आंखों की गति होती है उसको वह नियंत्रित कर लेता है।
ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का होता है तो अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है, जो हाथ उसका हिलता है उस पर अपना अधिकार कर लेता है, देखते हैं कि नहीं हिला पाता है। ठीक है। 9 माह का जब बच्चा होता है तो क्या करता है, सहारा लेके किसी की सहारा लेता है और बैठने लगता है। फिर जब 12 महीने का, जब 1 वर्ष का बच्चा जब होता है तो क्या होता है, वह खुद बैठने लगता है और घसीट कर चलने लगता है। ठीक है, चलने लगता है और झूलने लगता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा जो है यहाँ पे 1 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद अपने पैरों पर भी नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, एक एक साल का होने पर वह पैरों पर नियंत्रण कर लेता है। और इस प्रकार से जब बच्चा अपने जन्म प्रथम सप्ताह में केवल क्या होता है, सिर को उठा रहा था, वह 1 वर्ष के हो जाने पर वह खड़ा हो जा रहा है और 18 महीने के बाद वह चलने लगता है। ये सारी प्रक्रिया तो आप जानते हैं, बस इसी को हम लोग विकास दिशा सिद्धांत करते हैं। नॉर्मल लाइफ और डेली लाइफ में देखते हैं अगर आपसे पूछ लिखना हो आपको कि विकास दिशा का सिद्धांत, तो आप नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे, आप नहीं लिख पाएंगे कि विकास दिशा की इस प्रक्रिया में क्या होता है। बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी कि सिर से पैर उल्टा होता है। यानी कि बच्चा सबसे पहले जब जन्म लेता है तो प्रथम सप्ताह में अपने सिर को उठा पाता है, अपने माथों को, जिसको हम माथे बोलते हैं। उसके 3 महीने के बाद वह क्या करता है, अपनी आंखों की गति पर नियंत्रण कर लेता है। ऊपर से देखिए, सिर से क्या है, आंख पे आया, आंख पे आया ना। उसके बाद क्या आया, सीख जाता है। 6 महीने के बाद अपने हाथों पर, यानी कि वहां से आंख से हाथ पे आया। फिर 9 महीने के बाद क्या करता है, वह बैठने लगता है। ठीक है, पैरों के सहारे। उसके बाद 12 महीने में क्या करता है, वह स्वयं बैठने और घसीट कर चलने लगता है। और 1 वर्ष के हो जाने के बाद अपने पैरों पर नियंत्रण भी कर लेता है। और उसके बाद क्या करता है, 18 महीने का होने पर वह चलने भी लगता है। ठीक है, क्या करता है, चलने भी लगता है। समझ गए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास दिशा का सिद्धांत कहते हैं। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से फास्ट यहाँ पे कमेंट कीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए, अगर विकास दिशा के सिद्धांत में प्रॉब्लम हो तो। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, आगे बढ़े। चौथा 5 नंबर पॉइंट, विकास दिशा का सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे यहाँ पे पता है। ठीक है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, विकास दिशा की प्रक्रिया में बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जो साधारण आप देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि विकास की असमान गति। देखिए, असमान गति कहने का मतलब क्या होता है, असमान गति यानी कि एक समान नहीं होती है ना। ठीक है, एक समान नहीं ना होगी, यानी कि विकास की जो असमान गति का सिद्धांत होगा वह एक समान नहीं होगी। कहने का मतलब देखिए कि वृद्धि और विकास जो होंगे कभी भी एक समरूप नहीं होंगे। आप देखते हैं, देखिए आप अपने आसपास देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जो होगा ना, दोनों जो है जुड़वा होता है और एक जैसा ही शक्ल का होता है एक जगह एक जैसी शक्ल का होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, शक्ल तो एक जैसी होती है लेकिन विकास जो है उसमें एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, उसका शक्ल तो यानी कि वृद्धि तो एक जैसी हुई है, लेकिन उसका जो विकास है वह एक जैसा नहीं है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यानी कि गति का सिद्धांत में है कि वृद्धि और विकास कभी भी एक समान गति से नहीं चलते हैं। ठीक है, एक समान गति से नहीं चलते हैं। हाउस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, विकास की असमान जो गति होती है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास जो होती है कभी भी एक समान गति से नहीं चलते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे की वृद्धि जो होती है ज्यादा हो जाती है। ठीक है, कई बार जब बच्चे की जो वृद्धि होती है ज्यादा हो जाती है, और बच्चा क्या होता है, पागल भी होता है ना। जब ज्यादा नहीं लगता है कि ज्यादा उसको पढ़ाई से हो जाता है तो क्या होता है, उसके माइंड पर ज्यादा असर होता है, विकास भी ज्यादा हो जाता है। और कई बार बच्चे का विकास कम भी हो जाता है, तो आप देखते हैं कि बच्चा जो सही से नहीं बोल पाता है, या जो उसकी मानसिक संतुलन हम लोग बोलते हैं खो बैठता है। तो इसलिए कहा गया कि विकास की जो असमान गति भी चलती रहती है, यानी कि कभी कभी बच्चे की जो मानसिक संतुलन होती है ज्यादा हो जाती है, यानी विकास जो है ज्यादा हो जाता है, और कभी कभी जो है बच्चे का विकास जो है कम भी होता है। तो वही पॉइंट है, यानी कि कहने का मतलब कि विकास की जो गति होती है कभी भी एक समान से नहीं चलती है। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हैं, यानी कि एक समान गति से कभी भी नहीं चलती है। तो ये इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वृद्धि और विकास कभी भी एक समान गति से नहीं चलते हैं। कई बार बच्चे की वृद्धि जो है ज़्यादा हो जाती है परंतु विकास जो है कम हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे की वृद्धि जो है कम या ज़्यादा होती है और विकास भी कम ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि वृद्धि और विकास जो है समान गति से नहीं चलते, एक समान गति उनका नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत इसमें देखेंगे। देखिए, इसी में मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आप अपने आसपास देखेंगे कि कोई जुड़वा है तो उसका शक्ल क्या होगा, एक जैसा होगा, लेकिन उसमें विकास क्या होगा, एक जैसा होगा नहीं होगा। देखने में तो एक जैसा आपको लग जाएगा कि वह एक जैसा है, लेकिन विकास में क्या करेंगे, वह एक जैसा नहीं दिखेगा। तो यही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि सब व्यक्ति का अलग अलग उसका सिद्धांत होगा। उसमें क्या होगा, वृद्धि तो होगा लेकिन विकास जो है एक समान नहीं होगा। मान लेते वृद्धि हो गया लेकिन विकास जो एक समान नहीं होगा, यानी कि अगर कोई बालक और बालिका दो है, दोनों सेम है, तो उसमें क्या होगा, उसका एक समान नहीं होगा विकास।
अगर आप एक लड़की को ले लीजिए, एक लड़का को ले लीजिए, ठीक है, एक लड़की को ले लीजिए, एक लड़का को ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, उसका विकास जो है एक स्वरूप नहीं होगा, उसमें जो है डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यही पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति का सिद्धांत उसके व्यक्तिगत भेदों पर आधारित होता है। प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का एक स्वरूप होता है। बालक हो तो उसका बालक का ही स्वरूप होगा ना, अगर लड़की है तो लड़की का ही स्वरूप होगा ना। लड़की का चेंजिंग तो आजकल लड़का जैसा हो रहा है, मैं यहाँ पे अपनी सब कुछ आजकल नॉर्मल है, लड़के भी लड़कियां बन रहे हैं, तो ये तो अलग ही बात है। लेकिन यहाँ पे जो कही गई है कि सब व्यक्ति जो है अलग अलग व्यक्ति है, उसका क्या होता है, अपना अलग अलग आधारित होता है, ठीक है, उसका सिद्धांत क्या होता है, अलग अलग होता है, कभी भी एक दूसरे जैसा नहीं हो सकता है। चलिए, तो यही बातें हैं यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत में। चलिए आगे चलते हैं, और आज का लास्ट नहीं होगा, इसका पॉइंट नंबर आपका लास्ट होगा। देखिए, वंशाक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ना, वंशाक्रम यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो यही है कि वंशानुक्रम और वातावरण की क्रिया का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत में क्या होता है, बालक का विकास जो है केवल वंशाक्रम के कारण नहीं होता है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है वैसे ही नहीं होता है, और ना ही वातावरण के कारण होता है, बल्कि दोनों के मिलने से, जो दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। क्या होता है, दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है, यानी कि जो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत में बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण होता है, ना ही वातावरण के कारण होता है, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। एक और पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हैं, भविष्यवाणी की, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। विकास में क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि इसके सारे पक्ष क्या होते हैं, हमारे सामने होते हैं, सारी डिटेल्स हमारे सामने होती है। अब चलिए इसी के बारे में विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने क्या कहा है यहाँ पे, उनके बारे में देख लेते हैं। भारतीय विद्वानों ने विकास की अवस्थाएं जो निर्धारित की है, आप उसको देख पाएंगे। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विकास की अवस्थाएं निर्धारित की गई है, भारतीय विद्वानों ने अलग अलग यहाँ पे निर्धारित किया है। अब देखेंगे कि जन्म से 6 वर्ष का जो समय होता है वह शैशवावस्था कहलाता है। अब देखते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है उस समय से लेकर 6 वर्ष तक की जो उम्र होती है वह शैशवावस्था कहलाती है। उसके बाद देखेंगे कि जो 6 वर्षों से आगे जो 12 वर्षों का होता है वह बाल्यावस्था कहलाता है, और 12 वर्ष से जो 18 वर्षों का होता है वह किशोरावस्था कहलाता है। और अब बाद में बात करें, 18 वर्ष का जब बच्चा होता है उस समय से जब 60 वर्ष का होता है तो उसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, ठीक है। अभी आप सब, हम सभी किसमें, प्रौढ़ावस्था में। अब देखिए यहाँ पे वृद्धावस्था क्या होता है, 60 वर्ष से मृत्यु के तक का जो समय होता है वह वृद्धावस्था में जाता है, ठीक है, ये चीज आप देखेंगे। चलिए अगला देखिए, देखिए यही चीज विकास की जो अवस्थाएं है यहाँ निर्धारित की गई है, आप इस चीज को देख सकते हैं। अब आगे देखिए, कोल जो विद्वान थे, कोल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है आप देख लीजिए। कोल के द्वारा दिए गए अवस्थाओं का वर्णन भी आया यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, शैशवावस्था का काल जो इन्होंने बताया है 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक बताया है, और 2 वर्ष से जो 5 वर्ष का समय जो होता है यह प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है। उसके बाद देखिए, जैसे हम लोग यहाँ देखा है ना, यहाँ पे शैशवावस्था, तो इसमें भी कई अवस्थाएं होती है, यही इसी चीज को कोल ने दर्शाया है। शैशवावस्था में भी बहुत सारी यहाँ पे अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था में भी बहुत सारी अवस्थाएं होती है, किशोरावस्था में भी यहाँ पे बहुत सारी अवस्थाएं होती है। तो उसी चीज को यहाँ पे कोल ने यहाँ पे बताया है कि शैशवावस्था में जो होती है, जन्म से 2 वर्ष तक का काल होती है शैशवावस्था, जिसमें क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, यानी कि 2 वर्ष से 5 वर्ष का जो समय होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था होता है जो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। उसके बाद पूरा किशोरावस्था होता है, या उसको हम लोग उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, यह 13 वर्ष से 14 वर्ष तक होता है। उसके बाद 15 से जो 16 वर्ष का समय होता है उसको प्रारंभिक किशोरावस्था बोला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 17 वर्ष से जो 18 वर्ष का समय होता है उसको मध्य बाल्यावस्था बोलते हैं, और यहाँ पे 19 से जो 20 वर्ष का समय होता है इसको क्या बोलते हैं, उत्तर किशोरावस्था बोलते हैं, और जो 21 से 34 वर्ष का समय होता है इसको प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। और यहाँ पे लास्ट जो हो जाएगा मध्य प्रौढ़ावस्था की बात हो तो यहाँ 35 से जो 49 वर्ष का समय होता है क्या होता है, मध्य प्रौढ़ावस्था होता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि 28 से लेकर 60 तक जो प्रौढ़ावस्था चलता है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होता है। देखिए, प्रौढ़ावस्था की शुरुआत होती है ना, जैसे आप 18 से क्रॉस किए तो क्या किए, प्रारंभिक हुआ, आपका पहला चरण है उसमें, फिर उसका मध्य चरण होगा, फिर उसके बाद आखिरी चरण होगा, ठीक है। तो इसी चीज को इन्होंने बताया है कि इसमें कौन कौन से वर्षों में कौन कौन सी अवस्थाएं चलती रहती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, जैसे प्रौढ़ावस्था में 50 से 64 वर्ष तक होती है उत्तर देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था भी होता है, फिर मध्य होता है और फिर प्रारंभिक होता है। ऐसी अवस्थाएं जो होती है सब में होती है, ठीक है। उसके बाद वृद्धावस्था जो होता है 65-75 से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है यह वृद्धावस्था होता है। अब देखिए, कुछ और अवस्थाएं हैं जो आखिरी पॉइंट होगा आज का, कि भारतीय विद्वानों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 चरणों में विभाजित किया है। किसमें, 7 चरण में विभाजित किया है। देखिए इन्होंने क्या बताया, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था,
यानी कि आपसे कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में उसमें कि भारतीय विद्वानों ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने चरणों में विभाजित किया है। जब आगे सीईटी की तैयारी जब करेंगे तो यही सबसे प्रश्न बनेगा। अगर आप डीपली नहीं पढ़ते हैं तो फिर वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय जो विद्वान है इन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 चरणों में यहाँ पे विभाजित किया है। एक गर्भावस्था, दूसरा शिशुअवस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था, पांचवा युवावस्था, छठा प्रौढ़ावस्था और सातवां वृद्धावस्था। देखिए गर्भावस्था के बारे में जान लेते हैं। गर्भावस्था के बारे में बताया है इन्होंने कि गर्भ धारण से जन्म तक, ठीक है, गर्भ धारण के समय से लेके जन्म तक के समय को इन्होंने गर्भावस्था कहा है। अब देखिए गर्भावस्था के बारे में भी इन्होंने कई तरीके से बताया है। जैसे गर्भावस्था में भी बीजावस्था होता है, ठीक है, जो गर्भ धारण से 2 सप्ताह का जो समय होता है ना, जब गर्भ धारण होता है उससे 2 सप्ताह का जो समय होता है उसको बीजावस्था बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, गर्भ धारण से 2 सप्ताह के जो समय को क्या कहते हैं, बीजावस्था बोलते हैं। उसके बाद भ्रूणावस्था होता है, यानी कि 2 सप्ताह से 2 महीने का जो समय होता है वो भ्रूणावस्था होता है, ठीक है, जो बच्चे का उसमें विकास होता है, ठीक है। उसके बाद गर्भावस्था क्या होता है, 2 माह से लेके यहाँ पे 5 माह का जो समय होता है यह क्या होता है, यह गर्भावस्था होता है, ठीक है। जो बच्चे के जन्म तक का समय होता है वह गर्भावस्था तक होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि गर्भावस्था में भी बीजावस्था होता है, भ्रूणावस्था होता है। तो भ्रूणावस्था कब होता है, 2 सप्ताह से 2 माह तक, और बीजावस्था कब होता है, गर्भधारण से 2 सप्ताह का समय होता है। चलिए शैशवावस्था के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे शैशवावस्था जो होता है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होता है। इसमें भी होता है जैसे सीखने का जो आदर्श काल होता है, जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है, अंग हो गया, इसी के लिए बोलना सीखना है, सभी जो होते हैं इसमें होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं। अब देखते हैं ना बच्चे क्या होते हैं जब बोलते हैं, ये सब किस में आता है, शैशवावस्था में, है ना, सीखना बोलना सीखते हैं। उसके बाद आता है बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष तक का जो समय आता है वह बाल्यावस्था में आता है। उसके बाद किशोरावस्था यानी कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का जो समय होता है यह किशोरावस्था में आता है। उसके बाद इन्होंने बताया है युवावस्था के बारे में, आप 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक या युवावस्था का काल है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था यानी कि 25 से लेकर 55 वर्ष तक है, और वृद्धावस्था 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक है। तो अलग अलग यहाँ पे विद्वान जो है अलग अलग डिफिनेशन दिए हुए हैं। तो यही थी आपकी जो फर्स्ट टॉपिक थी, वृद्धि और विकास। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी है तो अलग अलग क्वेश्चन भी मिलेंगे। कहीं पूछेगा वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि विकास की अवधारणा, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे